हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अवोगाद्रो का नियम। इससे पहले वाली क्लास में और यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ा था हमने। और आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर है जिसका नाम है अवोगाद्रो का नियम। और ये नियम क्या होता है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, इसके कुछ प्रयोग होते हैं, वो हम एक एक करके इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अवोगाद्रो नियम होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एमिलियो अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एमिलियो अवोगाद्रो। उन्होंने एमिलियो अवोगाद्रो ने 1811 ईस्वी में एक नियम दिया था जिस नियम का नाम था अवोगाद्रो का नियम। जिसका नाम क्या था? अवोगाद्रो का नियम। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था एमिलियो अवोगाद्रो ने 1811 ईस्वी में। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का नियम, डाल्टन ने वो 1808 में दिया था। तो ये कब दिया था? 1811 में ये नियम दिया था। अब सुनिए ध्यान से, इस नियम का स्टेटमेंट क्या है, इस नियम का स्टेटमेंट या इस नियम का कथन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए सुनिए, इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर, क्या है एक बार ध्यान से देखिए, इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। ये स्टेटमेंट था इस नियम का, ये कथन था इस नियम का। क्या नियम देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, ताप भी समान है और दाब भी क्या है? समान है। समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, आयतन भी आपको समान रखना है, तो उसके अंदर जो अणुओं की संख्या है, ये अणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, बराबर रहेगी। आपकी गैसें भले अलग अलग हो, आपकी गैसें भले H2 हो, भले आपकी गैसें N2 हो, भले कोई दूसरी गैस आपके पास में CO2 हो, कुछ भी हो, है ना, उनका यदि ताप समान है, उनका यदि दाब समान है और आयतन समान है, तो उनके अंदर अणु जो होंगे वो भी सब में क्या होंगे? समान होंगे। अणु भी क्या होंगे? उनके अंदर समान होंगे। ये नियम किसने कहा था? ये कहा था हमारे अवोगाद्रो ने। अब इसको हम थोड़ा सा एक और दूसरे नियम से इसको कोरिलेट करते हैं कि जो एमिलियो अवोगाद्रो ने जो नियम दिया था, ये नियम एक नियम का दूसरा एक और नियम है, उस नियम का वो संशोधित रूप है। कैसा रूप है? मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म। इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वन मोर रूल्स व्हिच इज नोन एज रूल्स ऑफ ब्रिजिलियस या लॉ ऑफ ब्रिजिलियस। ओके, तो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था ब्रिजिलियस। क्या नाम था? ब्रिजिलियस। एक साइंटिस्ट का नाम था ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस के नियम, एक ब्रिजिलियस का नियम था, उनका नियम, उन्होंने क्या नियम दिया था? ब्रिजिलियस का नियम। ब्रिजिलियस का नियम, क्या नियम दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रिजिलियस, तो उन्होंने दिया था ब्रिजिलियस का नियम। तो ये जो नियम है ना, ये नियम कौन सा नियम? अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम ब्रिजिलियस के नियम का संशोधित रूप है। ब्रिजिलियस के नियम का क्या है? संशोधित रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि ये ब्रिजिलियस का नियम क्या होता है। तो ब्रिजिलियस के नियम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या देखिए, इस नियम के अनुसार
समान ताप समान ताप व समान दाब पर समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसको मैं यहां लिख दूं, परमाणुओं की संख्या समान रहती है। देखिए ध्यान से, पहले वाले नियम को एक बार पढ़िए वापस। इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन इस नियम के अनुसार देखो ध्यान से, इस नियम के अनुसार समान ताप व समान दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या रहती है? समान रहती है। यहां पर किसकी बात करी? यहां पर बात करिए अणुओं की संख्या की, यहां पर बात करी थी परमाणुओं की संख्या की, कि आयतन निश्चित है। यदि अलग अलग गैसों का उनका ताप व दाब समान है तो उनके अंदर किसकी मात्रा निश्चित रहेगी या किसके नंबर्स ऑफ निश्चित रहेंगे? परमाणुओं के नंबर्स निश्चित रहेंगे, फिक्स रहेंगे, डिफाइनेट है ना। इसके अंदर डिफाइनेट परमाणु प्रेजेंट होंगे, डिफाइनेट एटम्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे? डिफाइनेट, यहाँ समान या निश्चित क्या होंगे? अणुओं की संख्या होगी। तो हुआ ना ये मॉडिफाइड रूप। अवोगाद्रो का नियम जो है वो ब्रिजिलियस के नियम का क्या है? जो हमारा अवोगाद्रो का जो नियम है वो अवोगाद्रो का नियम क्या है? अवोगाद्रो का नियम इस ब्रिजिलियस के नियम का संशोधित रूप है। ब्रिजिलियस के नियम का क्या है? संशोधित रूप है। ब्रिजिलियस का नियम ये कहता है कि समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या रहती है? निश्चित रहती है। ये कहा ब्रिजिलियस ने। लेकिन अवोगाद्रो ने क्या कहा? समान ताप व दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहती है? अणुओं की संख्या निश्चित रहती है। तो ये बताया था इन्होंने। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस नियम के अनुसार जो हमने बताया कि परमाणुओं की संख्या कैसे निश्चित रहती है, ब्रिजिलियस के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिजिलियस के नियम को समझने की कोशिश करते हैं, सुनिए ध्यान से। तो ब्रिजिलियस के नियम के अनुसार हमने कहा कि अलग अलग गैसें ले लो भले ही, उनके समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। तो फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैंने क्या लिया? मैंने हाइड्रोजन लिया, ओके। उसके साथ में मैंने क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा दी। क्या है? हाइड्रोजन गैस है और ये कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। ये जब आपस में रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। प्रयोगों से हमें एक बात पता है, जब जितने सारे प्रयोग हुए उन प्रयोग से ये बात स्पष्ट हो गई। बहुत सारे प्रयोग किए ना, तो प्रयोगों से क्या स्पष्ट हुई कि इसका एक आयतन आता है और इसका भी क्या होता है? एक आयतन। इसका एक आयतन और इसका एक आयतन आपस में क्रिया करते हैं और इसके कितने आयतन बनते हैं? दो आयतन बनते हैं। दो आयतन बनते हैं। क्या बनते हैं? दो आयतन बनते हैं। तो अब आप देखिए ध्यान से कि यदि मैं क्या कहूं कि एक आयतन जो है उस एक आयतन में क्या मानना है? एक आयतन के अंदर अणु माना कि मैं निश्चित मान लूं। क्या मान लूं? एक आयतन में हमने क्या माना? अणु। जैसे माना कि n अणु मान लिया। क्या मान ली? n अणु मान लिए। तो n अणु मानूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2n अणु कर दिया। इसका क्या कर दियो? इसका 1n कर दो या n अणु कर दो इसको, ओके। इसको आप क्या कर लो? इसको भी आपका क्या कर दो? n अणु कर दो। अब n की वैल्यू यदि मैं 1 ले लूं, n इक्वल टू क्या ली मैंने? 1, ओके। n की वैल्यू में 1 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 अणु, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ। अच्छा,
इसको हम यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, अणु नहीं लिखेंगे, n परमाणु लिख देंगे। क्या लिख देंगे? परमाणु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा परमाणु, क्योंकि हम तो ब्रिजिलिस के मॉडल की बात कर रहे हैं ना, ब्रिजिलिस के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परमाणु। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। क्योंकि ब्रिजिलिस क्या कहता है? ब्रिजिलिस ये कहता है कि समान आयतन में परमाणु की संख्या क्या रहती है? निश्चित रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहता है? 2n परमाणु, यहाँ पर n परमाणु, यहाँ पर क्या हो गया? ये परमाणु हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, n की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया 2 परमाणु। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ? इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे 1 परमाणु। ठीक है, इसको भी क्या लिख देंगे? 1 परमाणु लिख देंगे। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इसका जो हमने 2 परमाणु लिखा है, क्या लिखा हमने? 2 परमाणु। 2 परमाणु, और हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक आयतन के अंदर हमने क्या कहा कि एक अणु प्रेजेंट है। एक आयतन में एक अणु परमाणु प्रेजेंट है, तो 2 आयतन में हम क्या कह सकते हैं? 2 आयतन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? 2 आयतन के अंदर कितने अणु प्रेजेंट होंगे? तो उसको क्या कहेंगे हम? 2 अणु प्रेजेंट होंगे 2 आयतन में। तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 अणु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 अणु भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना है एक अणु करना है। क्या करना है? एक अणु करना है। तो एक अणु के इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ ध्यान से? ये हो जाएगा हाफ। उसका मैंने हाफ कर दिया ना, 2 अणु का मैंने 1 कर दिया, तो ये भी सब हाफ हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ परमाणु। क्या हो जाएगा? हाफ परमाणु। और ये भी क्या हो जाएगा? हाफ परमाणु हो जाएगा। तो ब्रिजिलिस के सिद्धांत के या ब्रिजिलिस के नियम के अनुसार कि एक अणु इसको बनाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अणु बनाना है, तो इसका एक हाफ परमाणु यूज में लेना पड़ेगा। और इसका भी क्या लेना पड़ेगा? एक आपको हाफ परमाणु यूज में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इसका हाफ परमाणु और इसका हाफ परमाणु, और उससे क्या बनेगा? इसका एक अणु बन जाएगा। तो इससे किस बात की स्पष्ट होती है? यहाँ पर हमें किस बात की स्पष्ट होगी? और आपको पता है डाल्टन का नियम, इससे पहले हमने पढ़ा था। और डाल्टन का नियम क्या कहता है कि हम किसी परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये हाफ परमाणु लिया आपने और इसका हाफ परमाणु आपस में क्रिया करके इसका क्या बना रहा है? एक अणु बना रहा है, या इसका एक आयतन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक आयतन बना रहा है ना? क्या बना रहा है? एक आयतन बना रहा है। तो जो हमारा डाल्टन का मॉडल था, डाल्टन का मॉडल ये कह रहा है कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आधा परमाणु हमने लिखा है, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? आधा परमाणु लिखा है। तो इससे इस बात की स्पष्ट होती है, इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आवोगाद्रो ने इस मॉडल, इस सिद्धांत को क्या कर दिया? इसको संशोधित कर दिया। उन्होंने ये परमाणु नहीं लिखा, उसने यहाँ पर परमाणु को हटाकर उसके जगह क्या लिख दिया? उन्होंने अणु लिख दिया कि हाफ अणु जो होगा वो हाफ अणु के साथ क्रिया करेगा, और एक इसमें आपस में क्या बना लेगा? इसका एक अणु बना लेगा। हाफ अणु वो, हाफ अणु वो, और इसका एक अणु बनाएगा। ये संशोधित किया उन्होंने। ब्रिजिलिस ने ये बताया था। ब्रिजिलिस ने क्या बताया कि इसका हाफ परमाणु, इसका हाफ परमाणु आपस में क्रिया करेगा, इसका एक अणु बना लेगा। लेकिन ये बात क्या हो रही है? ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। डाल्टन के मॉडल के अनुसार डाल्टन कहता है कि परमाणु कैसा होता है? परमाणु होता है अविभाज्य, परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर विभाजित किया हुआ 1/2 लिखा हुआ है, हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आवोगाद्रो ने एक और नया कॉन्सेप्ट जोड़ा साथ में, और अणु और परमाणु की परिभाषा दे दी। इस यहां से एक बात स्पष्ट करके, यहां से एक बात को स्पष्ट किया किसने? आवोगाद्रो ने। और अणु और परमाणु की क्या दी? नई परिभाषा दी। अणु और परमाणु की एक नई परिभाषा दी। अणु किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, या परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु क्या कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। साथ ही वह प्रकृति में स्वतंत्र या
स्वतंत्र, प्रकृति में स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो, अस्तित्व में जो रह भी सकता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है या नॉट एग्जिस्ट, साथ ही वो प्रकृति में स्वतंत्र या अस्वतंत्र, क्या बोलोगे, अस्वतंत्र कहोगे, इसको क्या बोलोगे, नॉन एग्जिस्ट बोलोगे। प्रकृति में स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्र रहे व नहीं भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। हमने क्या कहा कि जो परमाणु, हमने कहा अभी हमने पढ़ा जस्ट थोड़ी देर पहले ब्रिजलिस का मॉडल, आप क्या पढ़ा था, आप H2 और आप परमाणु किसका था, आप H2 का परमाणु था और आप किसका था परमाणु, आप था Cl2 का परमाणु, और उन्होंने आपस में करके एक अणु बनाया था। लेकिन वो बात डाल्टन के मॉडल का विपरीत थी, इसलिए हमने क्या किया, उसने परमाणु को अवोगाद्रो ने बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, साथ ही वो प्रकृति में स्वतंत्र रह और नहीं भी रह सकता है, स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं हीलियम की, जितनी सारी हमारी नॉर्मल गैसेज है, जितनी सारी अक्रिय गैसें वो एटॉमिक अवस्था में पाई जाती है, और बाकी दूसरी कुछ गैसें होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है, वो डाई एटॉमिक अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ द्विपरमाणुक अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और साथ ही वो प्रकृति में स्वतंत्र रह और नहीं भी रह सकता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसको हम और भी अच्छे रूप में लिख सकते हैं कि इसको और भी लिखना चाहो तो क्या कहा, अवोगाद्रो ने क्या बताया कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रह या नहीं रह सकता हो, नहीं रह सकता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परमाणु। ओके, और अणु की भी परिभाषा उन्होंने बताई। अणु की परिभाषा क्या बताई, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता हो, स्वतंत्र अवस्था में रहता हो, पदार्थ का कोई भी छोटा से छोटा कण हो जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहेगा ही रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अणु। उसे क्या बोलेंगे, अणु कहेंगे। मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में क्या कर सकता है, प्रकृति में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये किसने बताया, अवोगाद्रो ने बताया। ये परमाणु की नई परिभाषा बताई। और अणु की क्या नई परिभाषा बताई कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में स्वतंत्र रहता ही है। ये किसने बताया, ये बताया हमारे ब्रिजलियस के सिद्धांत के, या ब्रिजलियस के जो नियम था उस नियम के अंदर क्या किया, चेंजेस किया, उस नियम में परिवर्तन किया, किसने, अवोगाद्रो ने। और अवोगाद्रो ने परिवर्तन करके परमाणु और अणु की एक नई परिभाषा हमें परिभाषा दी और उनसे हमें क्या किया, उन्हें परिचित करवाया हमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम अवोगाद्रो के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। उसी जो एग्जाम्पल हमने पहले लिया था उसी एग्जाम्पल को हम वापस लेकर समझते हैं। देखो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, ये मैं यहाँ जी लिख दूँ, गैसीय स्टेट में है, और साथ में किसके साथ किसी क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ तो मैं यहाँ जी लिख दूंगा, और गिव्स टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया। अभी हमने देखा था कि ये जो है कितने आए थे, प्रयोग द्वारा हमें ये बात पता लग गई है। प्रयोग से इस बात की स्पष्ट हो गया है कि इसका एक आयतन आता है और इसका क्या आता है, इसका एक आयतन आता है, इसके दो आयतन बनते हैं। क्या बनते हैं, इसके दो आयतन बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्या, हमारे पास में अवोगाद्रो का नियम है, वो अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि समान ताप व दाब पर कोई भी गैस हो, उसके जो आयतन यदि निश्चित है तो उन आयतन के अंदर, उस आयतन के अंदर जो हमारे पास में परमाणु अणु है, अणुओं की संख्या क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। जैसे मैंने क्या कहा
मैंने मान लिया कि एक आयतन बराबर कहा दिया n अणु, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 2n अणु, कितने हो गए 2n अणु हो गए, ये कितना हो गया, ये n अणु हो गए, और ये क्या होगा, ये भी हो गया हमारे पास n अणु। ओके, अब इसको n की वैल्यू यदि मैं क्या रख लूं, 1 रख लूं माना कि, तो ये कितने हो गए 2 अणु होंगे, तो ये कितना हो गया, ये 1 अणु हो गया, 1 पार्टिकल्स हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो इस फिनोमिना से कि 1 अणु किसका, हाइड्रोजन का, और 1 अणु किसका, क्लोरीन का, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने अणु बना रहे हैं, 2 अणु बना रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे, आधा का मतलब क्या कर दिया हमने, इसको 1 अणु कर दिया, इसको मैं 1 अणु करूंगा तो इसके कितना हो जाएगा, हाफ अणु करें, इसका क्या हो जाएगा, हाफ अणु हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ अणु हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप देख जाकर वापस अपने दिमाग में लाइए कि हमने इससे पहले एक ब्रिजिलिस का नियम पढ़ा है, ब्रिजिलिस के नियम के अंदर हमने देखा था कि इसका 1 अणु बन रहा था, उस 1 अणु के बनाने के अंदर हमने यहाँ पर लिखा था हाफ परमाणु, और यहाँ पर हमने लिखा था हाफ परमाणु किसका, H2 का, और हाफ परमाणु Cl2 का लिखा था। और हमने इस बात की वहां से क्या कर दिया था, हमने ये कहा था कि हाफ जो परमाणु होता है किसका, क्लोरीन का, और हाफ परमाणु होता है हाइड्रोजन का, वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो डाल्टन के नियम की क्या कर रहे थे, अवहेलना कर रहे थे। तो इसी कारण की वजह से जो अवोगाद्रो ने उस ब्रिजिलियस के सिद्धांत के या ब्रिजिलियस के नियम के अंदर क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करके उसने क्या बताया कि किसी भी गैस के समान ताप व दाब अणुओं के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। क्या रहती है, अणुओं की संख्या निश्चित रहती है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका आयतन क्या है, एक आयतन है, उस एक आयतन के अंदर ऑलवेज जो अणु है उस कितने रहने वाले हैं, 1 ही रहने वाले हैं। इसके एक आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहने वाले हैं, 1 रहने वाली। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान देखो, इधर हमने क्या देखा कि इसका एक आयतन और इसका एक आयतन है, एक आयतन और एक आयतन मिलने पर क्या हुआ, 2 आयतन हो गए, और 2 आयतन में अणु कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब इसका आधा कर लो, तो आधा करने पर कितना हो जाएगा, एक आयतन, और एक आयतन में अणु कितने हुए, आधा इसका और आधा इसका, तो ओवरऑल अणु कितने हुए, एक अणु हुआ ना। तो एक आयतन में यहाँ पर भी आपको क्या नजर आ रहा है, एक अणु नजर आ रहा है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक आयतन, क्योंकि आपको पता है ना ये हाफ आयतन के बराबर है, हाफ आयतन है ना, एक आयतन में एक अणु है, तो हाफ आयतन में हाफ अणु हो जाएगा, तो ये हाफ आयतन हो गया, और ये हो गया हाफ आयतन, और हाफ आयतन ये और ये हाफ आयतन जब मिलेंगे तो क्या हो जाए, एक आयतन, और एक आयतन में अणु कितना हो गया, एक ही हुआ। तो यहाँ पर भी आप देख लो, एक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी हुई, 1 ही हुई। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम के साथ में हमने देखा कि ब्रिजिलियस का नियम क्या होता है, और ब्रिजिलियस के नियम का संशोधित रूप हमने देखा कि अवोगाद्रो ने क्या नियम बताता है। उसके बाद में हमने सबसे पहले ब्रिजिलियस के नियम को समझा कुछ प्रयोग द्वारा, और देन हमने उसके बाद में ब्रिजिलियस के सिद्धांत या ब्रिजिलियस के नियम के आधार पर अवोगाद्रो ने परमाणु और अणु की एक नई परिभाषा दी, उस परिभाषा को हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि अवोगाद्रो का नियम किस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा अपने नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अवोगाद्रो के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसको हम कहां-कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीजों का हम पता कर सकते हैं। धन्यवाद।